नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली बैठक का सभी को इंतजार है, लेकिन सत्ता संभालने के एक हफ्ते के भीतर पूरे प्रदेश में हड़कंप नजर आ रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पहले दिन से एक्शन में है। पहले दिन ही उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण किया, तो हर दिन उनके फैसले और एक्शन खबरें बन रही हैं। योगी जी के अंदाज को देखकर उनके मंत्रियों ने भी झाड़ू उठा ली है। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के पहले ही कई मंत्रियों के विभागों की कुछ जिम्मेदारियां भी दूसरे मंत्रियों को सौंप दी। बूचड़खानों पर लगाम, एंटी रोमियो स्क्वाड का भी असर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री को चुस्त देखकर नौकरशाही पहले से ही दुरुस्त नजर आने लगी है। योगी जी रोजगार या किसी और वजह से होने वाले पलायन पर भी काबू करने की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ उन्होंने को बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से पहले से भी ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करने का संदेश दे चुके हैं। साथ ही साथ योगी जी ने यह भी दोहराया कि घोषणा पत्र में किया गया हर वादा पूरा किया जाएगा। आखिर योगी सरकार के 2 सालों के भीतर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर देकर क्या संदेश देना चाहती है? योगी सरकार के कामकाज के अंदाज का राज क्या है? स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे योगी राज के कामकाज के इसी अंदाज पर। योगी राज के कामकाज का अंदाज क्या है, आगाज अगर यह है तो अंजाम फिर क्या होगा, इसी को हम आज अपनी चर्चा में समझेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से दिनेश सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ सुनील राजपूत साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास खान हैं, समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। दिनेश जी, शुरुआत आप ही से मैं करूंगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आदित्यनाथ जी अपने इस कामकाज से अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश को और देश को? बस एक ही संदेश है कि मोदी जी के सपनों का जो उत्तर प्रदेश है वो कैसे संकल्प के रूप में पूरा हो, और उसके लिए दिन रात जो भी करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार वो करेगी। और वैसे भी योगी जी ने संन्यास इसीलिए लिया है कि वो परिवार का नहीं, वो कैसे समाज का और राष्ट्र का कल्याण करें, और उस पथ पर वो अग्रसर हो गए हैं। जिस तरह का देखिए, पहले दिन से आप देख लीजिए कि सरकार बनते ही जिस तरह से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है, वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही सारे लोग हैं, लेकिन सबकी मानसिकता में परिवर्तन आ गया है, काम करने के तौर तरीकों में परिवर्तन आ गया है। ये होता है नेतृत्व। इसीलिए मैं पहले भी कहता था कि अगर गीदड़ की भी सेना का नेतृत्व शेर करता है तो पूरी सेना जो है शेर की तरह लड़ती है। तो इस समय नेतृत्व ही शेर कर रहा है, तो पूरी सेना भी उनके साथ शेर की तरह लड़ती नजर आ रही है। ठीक बात है। मोहम्मद अब्बास खान, पिछली सरकार आप ही की थी, एक हफ्ते के दौरान जो बदलाव हुए हैं प्रदेश में, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? बेहतर दिशा में क्या जा रहा है प्रदेश? देखिए, एक अब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इनका जो इन्होंने कहा था बड़े मंचों से और लोगों को पूरी जोरदार तरीके से कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उत्तर प्रदेश के कत्ल खाने बंद, जब बूचल खाने भी नहीं कहे जाते थे, और किसानों का ऋण माफी, बहुत सारी बातें इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट की बैठक होती हो जाएगा जी। लेकिन अभी तक जो बूचल खाने और कत्ल खाने जिन्हें कहा जा रहा था, अब उस पे होगा कि वेद और अवैध, ये छल की बात है ना। आप कहते बंद हो जाएंगे सारे, आप कह रहे साहब जो सूट करेगा, जो वेद क्या होता है? अगर आप कत्ल खाना मानते हैं तो कत्ल खाना है, उसमें वेद और अवैध क्या है? यानी जो अवैध रह गए हैं उन्हें सिस्टम ठीक करके उन्हें भी चालू कर देंगे आप। तो आप जो रोज कहते थे कत्ल खाने, वो तो चालू है जी। किसानों का ऋण माफ होगा, सरकार बनती रात के 12 बजते ही। हाँ। अभी तक जब वित्त मंत्री से पूछा, उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो कोई फार्मूला है नहीं ऋण माफी का। अब प्रदेश सरकार कहे, ठीक है, उस पे चुप्पी। अब्बास खान साहब, यानी कि आप मान रहे हैं कि अवैध जो स्लॉटर हाउस थे उन पर कार्रवाई हो रही है, इतना तो मान रहे हैं आप? बंद हो गए, हमारी आवाज ही बंद हो गई। अरे साहब, जो कार्रवाई मुर्गे वाले को पीट दिया, छोटी छोटी दुकानों को जलाया, कहाँ कार्रवाई? तो कार्रवाई तो पहले भी होती थी। दुकानों को जलाने से अवैध क्या होता है? हाँ। बूचल खाना था, कत्ल खाना था, जहां मांस का निर्यात होता था, सब जब सबको गलत मानते थे। यानी आपकी नजर में वैध और अवैध में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए एनजीटी के जो निर्देश आए थे नजरअंदाज करके उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। आपने कहा था तमाम बूचल खाने बंद, आपने कहा था तमाम बूचल खाने बंद, वो होने चाहिए। चलिए ठीक है दिनेश जी, उसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन सुरेंद्र जी पहले आपके पास में आता हूं। अब हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम करें, हमें भी अच्छा लगा प्रदेश हित में। ठीक है मोहम्मद अब्बास, सही होगा, हम भी करेंगे जी। ठीक है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। आप आए थे, उन्हें पूरा कीजिए।
ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा। सुरेंद्र, जब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं, उधर जो मीट व्यापारी हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब वेजिटेरियन होने जा रहा है, अगर सात्विक आहार रहेगा तो उम्मीद हम करें कि बेहतर सोच के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। कैसे देखते हैं इसको आप? अनंत, हम तो चाहते हैं कि खाली आप मीट के वैध कारोबार आप सभी बंद कराइए, इसके साथ अंडे की दुकानें भी बंद कराइए। क्यों नहीं बंद करा रहे हैं भाई? शराब बंद कराइए, अंडा भी बंद कराइए, कौन रोक रहा है? और अच्छी बात है ये तो। अगर जीवन में कहीं शाकाहार आ रहा है तो इसका स्वागत भी होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अगर आज की डेट में खाने पीने को लेकर के इस तरीके से बातें की जा रही हैं तो बेहतर हो, और हम इसका भी स्वागत करेंगे आगे आने वाले दिनों में जी। लेकिन सर फिर सवाल उठेंगे कि भाई आप खाने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इस पे पाबंदी के सवाल उठेंगे हो जाएंगे। अब आप इस चीज को देखिए, अब यहाँ पर सवाल क्या उठेंगे क्या नहीं उठेंगे? सवाल तो अवैध कत्ल कारखानों पर भी उठेंगे और सवाल तो हर चीज पर उठेंगे। जो चीज बेहतरी के लिए है उस चीज को बेहतरी में क्या नाम दिखाई देने में दिक्कत क्या है जी? योगी जी की सरकार अंडों की दुकानें भी बंद करे। दूसरी बात मैं आपसे, जो यहां पर आपका मूल प्रश्न है, ये देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड की जो कहानियां हो रही है, ये जो लड़का जो इस समय दंड बैठक लगा रहा है, कल की डेट में ये अपना समाज में कैसे मुंह दिखाएगा, इस चीज को देखने वाली बात है। और दूसरी चीज, अभी आप स्वतंत्र देव सिंह जी को देखिए कि किसी बस में स्वतंत्र देव सिंह जी चले जा रहे हैं और कैमरा पहले पहुंच जा रहा है। उपेंद्र तिवारी जी यहां जंगल पहुंच रहे हैं, कैमरा पहले पहुंच जा रहा है, या औचक निरीक्षण हो रहे हैं। खैर ये इनका अपना मामला है, कैमरे के साथ औचक निरीक्षण होते हैं। अब सूर्य प्रताप शाही जी आपके सामने आए, देखिए, और स्वाति सिंह जी, बड़ा महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ है। आप इस चीज को देखें, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं जी, और विपणन का काम और मंडी का काम उनसे हटा करके दूसरे मिनिस्टर को स्वाति सिंह जी को दे दिया गया है। अब ये कौन सा सुशासन है? और एक समन्वय की बात जो करने वाले लोग हैं, आप ये बताइए कि कृषि एज ए होल अगर शाही जी जैसे एक नेतृत्व को दिया जाए तो कृषि एज ए होल तरक्की होने का प्रयास होगा जी। कृषि, मंडी और विपणन, ये सब आपने अलग अलग कर दिए। कृषि मंत्री ये बना करके शाही जी से कौन सा बदला लिया जा रहा है या कौन सा उनका सम्मान किया जा रहा है? वाजिब पॉइंट आपने उठाया। रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं। दिखाई रविंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो विभाग को इस तरीके से बांट दिया गया है, एक ही विभाग को कल की डेट में इस तरीके का समन्वय अगर मंत्रिमंडल में होता है तो वो कैसे होगा? ठीक है रविंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। आखिरकार ये तस्वीर फिर क्या कहती है, कैसे संभव होगी ये चीजें? बेहतर है कि ना बेहतर है? बेहतरी की ओर तो वो अगर बढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी तो हम इसलिए नहीं कह सकते, अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जिस तरीके से उनका बहुमत है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि इनमें जो कमियां महसूस हो, अगर उनको समय से रहते दूर किया जाए तब तो परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे अभी एंटी रोमियो स्क्वाड का जो तैयारी हुई और चला, तो इसमें हुआ ये कि जो लोग रिक्शे से जा रहे हैं, जो रजामंदी से जा रहे हैं, या भाई बहन जा रहे हैं, या पति पत्नी जा रहे हैं, उनको भी पुलिस रोकने लगी जी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जहां छेड़छाड़ हो रही है स्कूल कॉलेजों के सामने, उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। और जो लोग रेस्तरां में बैठे हैं, अगर आप उनको पकड़ेंगे, मॉल में हैं उनको पकड़ेंगे, तो ये तो फिर कल को आप घर में घुस के किसी को पकड़ लेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पर की इनको ध्यान देना होगा। ठीक है, पुलिस को आपने आदेश दिए हैं, पुलिस हमेशा इस तरीके से एकदम उत्साह में आके ऐसे काम करने लगती है जिसका कि उल्टा परिणाम आता है। बिल्कुल सर, और ये शिकायतें सर आ रही हैं, काफी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं इस चीज की। दिनेश सिंह हमारे साथ। दिनेश जी, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये फिर अराजकता ऐसी क्यों रहती है? जो लोग सही हैं, जो अपनी मर्जी से एक साथ घूम रहे हैं, उनको भी अगर प्रताड़ित किया जाता है, उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं, उठक बैठक लगवाई जाती है, उनको ना किया जाए। अगर आप आदेश में देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि किसी इस तरह से रजामंदी से कोई जा रहा है, कहीं पर बैठा हो तो उसके साथ कोई अत्याचार ना हो, ये कहा गया है। ये दिक्कत सर, ये कल ही की बात है, कल ही कहा गया, उससे पहले नहीं कहा गया था। कभी भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें अभी आप भी तो सुझाव दे रहे हैं। हम तो सारे विपक्ष को कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए ना। हम लोग उत्तर प्रदेश को सारे लोग मिलकर चलाएं। हम यहाँ कौन सा पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं? अब आपकी हार हुई, आप स्वीकार कर रहे हैं, आप विपक्ष में सहयोग दीजिए। अभी राजपूत जी और अब्बास साहब दोनों लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अब अंडे भी बंद होना चाहिए, तो आप एक प्रस्ताव लेके आइए, तो बहुत अच्छा प्रस्ताव आप ला रहे हैं। लेकिन अगर बंद करेंगे तो सबसे ज्यादा शायद मुखालफत आप करेंगे। और दूसरी चीज, आप कह रहे थे कृषि किसी के पास है, विपणन किसी के पास है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है,
अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अब दूसरे दल के नेता से पूछना चाहिए कि विभाग कहां दिया जाए। ये आपने जो मनमानी किया था कि एक ही परिवार में सारी विभाग आप दे दिए थे, एक ही परिवार में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सब आप बना दिए थे। जितने देश में जनप्रतिनिधि होते थे, अगर उनका बस चलता तो शायद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो जाते। इसका कारण क्या दिनेश जी? ये भी था कि किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली ना हो पाए एक विभाग में, इसलिए दो तीन लोग वहां पर कहीं दोनों लोगों के समन्वय में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप तो सवाल उठा सकते हैं। आप जुमा 4 दिन की सरकार है और 4 दिन की सरकार में जिस तरह का मैसेज है, जिस तरह के शासन सत्ता की हनक है, जिस तरह से ये दिक्कत किसको है पता है? ये बेईमान और काम चोरों में दिक्कत है। दिनेश जी, गठबंधन लग जाएगा, गठबंधन की तरफ से इस वक्त आपके रिप्लाई कुछ है। सुरेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करूंगा जी। सुरेंद्र जी, अपनी बात आप रखें। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही दिनेश जी को। हम अगर दिनेश जी सुझाव मांगेंगे तो हम देंगे। हमने अंडे वाला सुझाव दिया है, दिनेश जी के माध्यम से इनको भी बंद करें। हमने तो एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते एक प्रश्न उठाया, इसको ये आलोचना के रूप में क्यों ले रहे हैं? हमने तो इनको याद दिलाया कि योगी जी ने, मोदी जी ने और भाजपा ने स्वयं कहा, जब विभागों को चेंज किया, इन्होंने माइनर रिशफल किया, जब अपना स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और फलाने जी का विभाग जब इन्होंने रिशफल किया तो इन्होंने स्वयं कहा, ये हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि विभागों के समन्वय को बेहतरी के लिए हमने ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से डूडा जो भी डिपार्टमेंट थे वो हटा करके इनको दिया और उनको ये विभाग दिया, चूंकि विभागों में बेहतर तालमेल हो, समन्वय हो। तो हमने एक प्रश्न उठाया है, इसको ये आलोचना के रूप में क्यों ले रहे हैं कि कृषि एज ए विभाग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, जब कृषि होगा, सुरेंद्र जी वापस में लौटूंगा, तभी उसकी सुरेंद्र जी वापस में लौटूंगा। कृषि के बारे में एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। उन्होंने विभाग में परिवर्तन किया, उसमें आपके सुझाव की जरूरत नहीं थी। अकल समझ में आएगा तो विभाग में परिवर्तन होगा। ठीक है दिनेश जी, सुरेंद्र जी, दोनों के पास सर मैं वापस लौटूंगा। सर आप दोनों के पास में लौटूंगा। सुरेंद्र जी वापस में लौटूंगा आपके पास। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है जनरल यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। सर बहुत स्वागत है आपका। किसानों की यहां पर सर बात हो रही है, खेती की बात यहां पर हो रही है। क्या क्या पॉलिसीज आप देखते हैं कि कैसे होनी चाहिए और किसान को जरूरत कैसे सपोर्ट की है सरकार से? जी नमस्कार। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विजन की कमी है जी। क्योंकि हम एग्रीकल्चर की जब बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में सिर्फ कृषि या कृषि विपणन नहीं आता है, एग्रीकल्चर में पशुधन भी है, रेशम विभाग भी है। इस तरह से कृषि उत्पादन आयुक्त के बैनर के तले 18 विभाग हैं जी। और हम लोग व्यक्तिगत या जो है तात्कालिक जो है आक्षेप प्रत्यारोप करने की बजाय अगर हम कृषि उत्पादन आयुक्त का जो पद है इसको ही रिस्पांसिबल बनाएं, कम से कम हम क्यों न एग्रीकल्चर कैबिनेट की बात करें और वो एग्रीकल्चर कैबिनेट का अध्यक्ष या तो मुख्यमंत्री स्वयं हो या वरिष्ठ मंत्री के नाते शाही जी स्वयं हो सकते हैं जी। और उसका मेंबर सेक्रेटरी कृषि उत्पादन आयुक्त अगर होगा तो वहां से जो भी निर्णय लिए जाएंगे इंटर डिपार्टमेंटल, उनका क्रियान्वयन तात्कालिक हो सकेगा जी। अभी हमारी व्यवस्था में पूरे 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में कृषि उत्पादन आयुक्त की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो सिर्फ समन्वयन का काम करता है। जब कैबिनेट की बात आती है तो कैबिनेट में विभागीय प्रमुख सचिव जाता है। तो हम तो ये समझते हैं कि समन्वित रूप से एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाया जाना चाहिए और उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ मंत्री करे। रही बात जो व्यवस्था कृषि विपणन की या जो छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि जब छोटे छोटे वितरण होते हैं तो वो कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है जी। मुख्यमंत्री अकेले पूरे प्रदेश का काम नहीं कर सकते, उसी तरह से वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर सारे छोटे छोटे विभागों का काम नहीं कर सकते। बात यहाँ पर होनी चाहिए कि इनका आपसी समन्वय कैसे किया जाए, इसके लिए एग्रीकल्चर कैबिनेट गठित किया जाना चाहिए और चाहे वो जो शाही जी उसके अध्यक्ष हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, लेकिन कृषि उत्पादन आयुक्त की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, तभी जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सके। ठीक है रविंद्र जी। और सिर्फ इतनी यहीं तक बात नहीं आती है जी, बात इसके आगे भी जाती है कि हम केवल योजनाओं की बात करते हैं। हाँ। हम जो है लाभ लेने वाले योजनाओं की बात करते हैं, इनकी जो मौलिक चीजें हैं जब तक हम कृषि शिक्षा अनुसंधान की तरफ जड़ में हम नहीं जाएंगे तब तक हम विकास की बात कर नहीं सकते। हम जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं, शादी से पहले ही
हम योजनाएं बना लेते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो हम उसको फला स्कूल में पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएंगे, हार्वर्ड में पढ़ाएंगे। तो हम क्यों नहीं किसी शिक्षा अनुसंधान पे फोकस देते हैं और जो मौलिक चीजों को फोकस करते हुए अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करें ताकि प्रदेश का समन्वित विकास हो सके। बिल्कुल सर, वाजिब बात है। दिनेश ने आपके पास में आऊंगा, बहुत बेहतर सुझाव राजेंद्र यहाँ पे दिए हैं। कितना फीसिबल आप उनको मानते हैं, सरकार कितना ध्यान देगी इन चीजों के ऊपर? बिल्कुल बहुत सही बात करें। देखिए कृषि जो है, जितनी बात राजेंद्र जी ने कही इसके आगे की बात है। कृषि से तो आप लिंक ऊर्जा को भी कीजिए, कृषि से लिंक आप उर्वरक को भी कीजिए, कृषि से लिंक आप रोड को भी कीजिए। कृषि तो एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है, जितने भी मंत्रालय हो कहीं ना कहीं से कृषि से उसका संबंध है, वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से है। मैं उनकी बात से सहमत करता हूं। और दूसरी चीज, माननीय योगी जी आज पहली बार कोई जनप्रतिनिधि नहीं बने हैं, वो 5-5 बार के सांसद हैं। तो उनको कैसे सिस्टम कैसे चलता है, मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया उनको पता है। और जो राजेंद्र जी कह रहे थे कि विभागों का विपणन या जिस तरह से छोटे छोटे विभाग करके लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये अच्छी बात है, उन्होंने स्वीकार किया। सिर्फ समन्वय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी 4 दिन में दूसरे दल के लोगों को यह लगने लगे कि इनमें कोई समन्वय नहीं है, तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जो भी सुझाव है, रचनात्मक सुझाव के लिए सरकार तो हमेशा तैयार है ना। आप मौका दीजिए। आपने 5 दिन की सरकार देखी, 5 दिन के सरकार का आप लेखा जोखा लीजिए और पुराने 5 दिन के सरकारों से आप तुलना कर दीजिए। अगर उनसे यह सरकार कम है तो निश्चित कटघरे में खड़ा कीजिए। ठीक है रवि जी, आपके पास मैं आता हूं। जो विभागों के विपणन की बात हो रही है, कहां तक इसको आप सही मानते हैं? क्या उम्मीद करें कि बेहतर कदम ये हो सकता है इस चीज का? हाँ, वैसे तो बिल्कुल बात सही है कि समन्वय बनाए रखने के लिए ऐसे विभाग जो जैसे कृषि से जुड़े विभाग हैं, इनको एक ही जगह एक मंत्री के पास होना चाहिए। लेकिन अगर अलग अलग किए भी हैं तो कम से कम ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और काबीना मंत्री की जिम्मेदारी है कि वो जो स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं उनके साथ समन्वय बना के चलें, ताकि कहीं ऐसी स्थितियां पैदा ना हो कि दोनों के बीच टकराव पैदा हो और कोई ऐसा काम ना हो जो किसानों को और कृषि के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए। तो ये जरूरी है कि अगर 2 मंत्री हैं और दोनों के पास अलग अलग विभाग है, लेकिन वो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच समन्वय की बात यहाँ पर रविंद्र जी ये खटकती है कि पहले कहा गया था किसानों के सारे बिल माफ किए जाएंगे, वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि जितने वादे किए गए थे सारे वादे पूरे किए जाएंगे। तो आपस में टकराव इन बयानों में दिख रहा है। नहीं, बयानों में टकराव है। और जैसे 2 बातें कही गई थी कि ये जितने कत्ल खाने हैं या जो बूचड़ खाने हैं ये बंद किए जाएंगे और हम काबीना से लाके और हम किसानों कर्ज माफ कर देंगे। कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हुई है। बूचड़ खाने जो बंद किए गए हैं वो भी एक बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, इसलिए कि सरकार की जिम्मेदारी है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि इस तरीके के जो बूचड़ खाने हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं या वैध भी चल रहे हैं, लेकिन उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। जिस तरीके की साफ सफाई और वहां पर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होना चाहिए वो नहीं हुई है। और एनजीटी ने इस बार में आपत्ति जताई थी। करोड़ों अरबों रुपए का गोश्त बाहर जाता है और उस गोश्त को अगर वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा तो वो नहीं बिकेगा। तो इसलिए इन बूचड़ खानों की स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी, जो हमने बात की थी अभी किसानों के बिल माफ को लेकर कि मैनिफेस्टो में कुछ और कहा गया, अरुण जेटली कुछ और कहते हैं, फिर आदित्यनाथ का उससे बिल्कुल उलट बयान आता है। तो इस बीच में किसान का भला कहां होगा? फिर जो हमारा घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं था, वो सरकार का संकल्प पत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें कही हुई एक एक बातों को हम लागू करेंगे। वित्त मंत्री कहते हैं वो गलत है सर। हमको आप समय दीजिए ना। हमको आप समय दीजिए। अभी आप भी कह रहे हैं कि पहले कोई कैबिनेट की बैठक नहीं के लिए और अभी क्रियान्वयन के लिए दिनेश जी समय पूरा है, लेकिन वित्त मंत्री जब कहते हैं कि बिल माफ नहीं किया जाएगा तो उसको लेकर हम क्या समझें? आपको उसकी चिंता करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। और रवीन जी जो बात कर रहे थे कि 2014 में ऐसे माननीय न्यायालय ने कहा था कि उन यांत्रिकरण को आप सुधारिए, हाइजीनिक बनाइए, तो 14 से लेकर 16 तक की जिम्मेदारी किसकी थी? वो भी जिम्मेदारी सरकार तो हमारी 5 दिन हुआ। उसका जवाब मोहम्मद अब्बास से देंगे दिनेश जी। जो अवैध और वैध में जिनको अंतर नहीं आता, कम से कम भारतीय मोहम्मद अब्बास उसका जवाब लेंगे, लेकिन सवाल मेरा अंतर नजर आता है। सवाल मेरा सर किसानों के बिल माफ को लेकर था कि वित्त मंत्री कहते हैं कि बिल माफ नहीं किया जाएगा, आप संकल्प पत्र में कहते हैं किया जाएगा, फिर आदित्यनाथ वापस कहते हैं कि भाई जितनी भी चीजें हैं वो चीजें पूरी की जाएंगी। तो इसका मतलब हम क्या समझा जाए? आप कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश का नागरिक सर मैं भी हूं, तो फिक्र तो मुझे बिल्कुल होगी इस चीज के बारे में। नहीं, इसलिए अगर कहीं इस तरह की बात है तो निश्चित माननीय
मुख्यमंत्री जी माननीय वित्त मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उसमें कहां दिक्कत है। मिलकर मैं आज भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे संकल्प पत्र में जो जो बातें हैं वो एक एक वादे वो पूरे होंगे। किसानों के बिल माफ की जो बात कही गई थी कि पहली मीटिंग में होगा तो वो चीज पहली मीटिंग में होकर रहेगी। जो जो चीजें हैं एक एक चीजें उसमें पूरी होगी, नहीं तो जनता तो हमसे भी जवाब मांगेगी ना। ये जवाब देने में असफल हो गए, इसीलिए तो बाहर है। ठीक है, मोहम्मद अब्बास खान आपके पास मैं आता हूं कि एनजीटी का 2014 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद एनजीटी का भी निर्देश आया था, उसके बावजूद भी स्लॉटर हाउस पर कोई लगाम नहीं लगाई गई। तो विफलता फिर क्या प्रदेश सरकार की नहीं देखेंगे आप यहाँ पर? और अगर मौजूदा सरकार कर रही है तो बेहतर सारी कार्रवाई होती थी, तमाम बंद होते थे, एनओसी जारी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कत्ल खाने, वो स्लॉटर हाउसिंग नहीं कराते थे। उन पर लगता था जैसे कोई बड़े कत्ल हो रहे हैं और हर कत्ल खाना बंद करा जाएगा जब वेद और अवैध की, यानी टोटल मास जहां जहां कटता है वो सब चीजें बंद होंगी, हर किसान का कर्ज माफ होगा। पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है मोहम्मद अब्बास, वो हम देख रहे हैं, लेकिन 2014 से लेकर 16 तक क्या हुआ, सवाल सर मेरा दोहरान का है। अब मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। अब बात वो वेद की नहीं है, जो भूमिका बांधकर जो जनता में पेश किया गया कि ये कत्ल खाने हैं, तो कत्ल खाने बंद होने चाहिए। 1 रुपए का भी एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए देश से। ये नहीं कि एक्सपोर्ट क्यों होगा, जब कत्ल खाने हैं तो कत्ल खाने माने जाने चाहिए जी। किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, क्यों होगा? मांस का निर्यात उसके लिए पहली कैबिनेट मीटिंग हम लोग आप करते हैं, कहा गया था कि किसानों के जो दाल भात खाने को तैयार है, हम दाल भात खाने को तैयार है, आप बंद कीजिए। सभा की सरकार में एक्सपोर्ट होगा, उसे बढ़ाया जाएगा, तो कत्ल खाने आप कह रहे हैं हम सुधार करके चलाएंगे, ये कौन सी बात हुई? मांस है तो मांस बंद होना चाहिए। योगी महाराज जी आए तो महाराज जी चाहे कि महाराज जी की सरकार में 1 इंच भी 1 किलो मांस भी निर्यात ना हो। ठीक है, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार मैं आपके पास आऊंगा। पशुधन की बात हमने कही थी, कृषि में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, कैसे देखते हैं आप इस तस्वीर को जो लगातार कत्लखाने बंद किए जा रहे हैं और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, जहां तक ये कारखानों की बात है मीट से संबंधित, ये बड़ा व्यापक और बहुत ही बृहद विषय है जिसपे कि शायद मैं अपने आप को बोलने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान की भाषा में जी हर स्तर पे एक दूसरे का जो कमजोर वर्ग होता है उसको भोजन के रूप में लिया जाता है, और कहीं पे इसे वेज की कैटेगरी में रखते हैं, कहीं पे नॉन वेज की कैटेगरी में रखते हैं, या व्यक्ति की विशेष चॉइस, व्यक्तिगत चॉइस होती है जी। रही बात निर्यात या आयात की, वह एक अलग बिंदु है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर अवैध रूप से कोई कारखाने चलाए जा रहे हैं जिनमें की नियमों परिनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस पर सख्ती की जा सकती है। शायद इसको पूर्णतया बंद करना संभव नहीं है जी, जो मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, सुरेंद्र जी, दोनों चीजों पर प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा। जो लगातार स्लॉटर हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरी बातें जो 2 राज्य मंत्री हमें दिखे, स्वतंत्र देव सिंह खुद सरकारी बसों में ट्रैवल करते हैं, देखे, लोगों से पूछते देखे कि भाई व्यवस्था कैसी है। वन राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी खुद पहुंच जाते हैं जहां पर लकड़ियां बरामद होती हैं। तो क्या इसको कहा जाए कि अब जो मंत्री लोग हैं वो भी मुस्तैद हो गए हैं, एक बेहतर सरकारी प्रक्रिया आप इसको देखते हैं? देखिए, मुस्तैद हैं। पहले दिन उपेंद्र जी ने झाड़ू लगाई, आज वो जंगल में पहुंच गए हैं, कल वो कहां पहुंचेंगे, अच्छी बात है। हमारा तो ये कहना है कि जो भी मंत्री जो काम करे अपनी पूर्णता से करे, पूरी जिम्मेवारी से करे, और उस काम को सिर्फ फोटोशॉप के लिए नहीं करे, उस काम को दिखावे के लिए नहीं करे, उस काम को एक लॉजिकल कंक्लूजन के लिए करे। चाहे उपेंद्र तिवारी जी कर रहे हो, चाहे स्वतंत्र देव जी कर रहे हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर कर रहा हो, योगी जी कर रहे हो, तो मेरा कहना है कि कैमरे से बच करके काम का एक लॉजिकल कंक्लूजन किया जाना चाहिए। आज की डेट में एक बात को तो मैं ये कहूंगा। दूसरी बात जो आपने बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के वासी हैं। अगर पूरा उत्तर प्रदेश शाकाहारी हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। भारत देश जो है एक संविधान प्रक्रिया से चलता है। इसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो जिस तरीके के लोगों को लाइसेंसेस दिए हुए हैं, उनको आप लाइसेंस को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें संविधान में आपको संशोधन करना है या लाइसेंसिंग प्रक्रिया में संशोधन करना है। और मीट की दुकानों को आप कत्लखाना या बूचड़खाना कह रहे हैं, छोटी छोटी जहां मुर्गियां बिकती हैं, बकरे बिकते हैं,
वो आपका अपना विषय है। तो हम इस चीज को आज की डेट में एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर भाई बहनों को या अपने आपस के मित्रों को छेड़ा जा रहा है या छोड़ा जा रहा है या उनको जीप में बैठा करके जब थाने ले जाया जा रहा है, चाहे वो मेरा बेटा हो या आपका बेटा हो या रविंद्र जी का बेटा हो या राजेंद्र कुमार जी का बेटा हो, और कल की डेट में जब वो थाने तक पहुंच करके उसके 10 मित्र उसको देखते हैं थाने तक पहुंचते हुए पुलिस की जीप में बैठे हुए, तो उसके मन पे क्या गुजरती है। तो ये जो बात अभी दिनेश जी ने कही कि एक प्रदेश में एक शेर की सरकार आई है, तो हम भी मानते हैं, हमें तो इंसानों की सरकार चाहिए। हमें अगर शेरों की सरकारें चाहिए होती तो हम जंगल में रहते। तो आज की डेट में ये सारी बातें जितनी भी हैं, हम इनको आलोचनात्मक रूप से नहीं कह पा रहे हैं और न कहेंगे, चूंकि 3-4 दिन हुए हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही सुझाव है कि शेर की सरकारों की बात न करें, हाँ। इंसानों की सरकार की बात करें। जो सवाल आपने उठाए सुरेंद्र जी, उससे तमाम सवाल के जवाब में चाहूंगा दिनेश जी से। और सर साथ में एक सवाल और भी है कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड का जो नाम दिया गया है, इस पे बहुत लोगों का आपत्ति है। कहा जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का जिंदा होते तो शायद मानहानि का केस कर देते थे, क्योंकि जिस छवि के साथ रोमियो को इस्तेमाल किया जा रहा है, रोमियो की छवि वो थी नहीं। अनंत जी, नाम आप चाहे जो दीजिए, काम होना चाहिए। आप कह रहे हैं, अभी दोनों प्रवक्ता इनके बोल रहे हैं कि ये पहले जा रहे हैं, कैमरा इनसे पहले पहुंच जा रहा है। जब आप अच्छा काम करते हैं ना, जब आप झाड़ू लगाकर स्वच्छता का काम करते हैं तो कैमरे होते हैं, लेकिन जब आप देश के खजाने पर आपने झाड़ू लगाया ना, तो कैमरे आपने छुपा दिए थे। अगर उस समय वहां कैमरे होते तो आज आपकी ये दुर्दशा ना होती। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं शेरों की होती तो जंगल राज हो जाता ना। आपने उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया था, और अभी तो आप कह रहे हैं मुर्गे और बकरे काटे जा रहे थे, तो उनको बंद कराया जा रहा था। जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोग बकरे और मुर्गे की तरह काटे जा रहे थे। ये था दोनों में फर्क, जिसको आप इंसान की सरकार कह रहे थे। ये आपको दिख रहा है 5 दिन में। सुरेंद्र जी, आपकी आलोचना करनी पड़े। एक तरफ तो आपकी सरकार में अभी अगर मैं आलोचना करने पे आ जाऊंगा तो एक पासी लड़की के बाल पकड़ करके एसिड उसके मुंह में डाल दिया गया। आपको कहने में भी शर्म नहीं आ रही है। और जिस दिन से योगी जी की सरकार आई है उस दिन से आपके 52 कत्ल हो चुके हैं। 52। अभी मुझसे मत कहलवाइए, चूंकि मैंने समय दिया है आपको, कांग्रेस पार्टी ने समय दिया है आपको। ऐसी सरकार की आलोचनाएं मत कराइए कि जिसमें 30 से 35 रेप हो चुके हो, 52 कत्ल हो चुके हो, और आप एंटी रोमियो के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक गरीब लड़की के मुंह में तेजाब डाल दिया हो, आप एंटी रोमियो के चक्कर में पड़े हुए हैं। सर दिनेश जी, ये भी चीजें हैं कि जैसे ही चीजें आई आपके हाथ में, तो वैसे ही आपने 58 अधिकारियों की छुट्टी कर दी। कहा जा रहा है कि उनको कृपा प्राप्त थी दूसरी सरकार की, तो क्या सिर्फ उस वजह से उनको उनकी छुट्टी की गई या फिर किसी और वजह से उनका आकलन किया गया? नहीं, देखिए, पहले जब सरकारें दूसरे दलों की होती थी, जिस दिन सत्ता में आते थे उनका पहला काम यही होता था, उठा के सारे ट्रांसफर कर देना। इतना बड़ा प्रदेश है, अभी कोई ट्रांसफर इस तरह से नहीं किया गया। जिनको आप कहिए कि बड़े सारे अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए हैं, जिनकी एलआईओ ने रिपोर्ट दी थी, जिनकी इस तरह की शिकायतें थी, उनको लोकल स्तर पे ट्रांसफर इधर से उधर हुए हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया और ये हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि हम आप उनके आंकड़ों में जा रहे हैं तो इसलिए हमको लगता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कोई इस तरह का ट्रांसफर नहीं किया था। यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। यही तो बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज वही अधिकारी, आज वही कर्मचारी, आज वही एसपी, आज वही थानेदार, आज वही सिपाही, लेकिन कार्यशैली में परिवर्तन देखिए। ये शासन की मंशा क्या है, हो सकता है जनता कम समझ पाए, अधिकारी तुरंत समझ लेते हैं। जिस दिन वो शासक बैठता है, सेवक बैठता है, उसी दिन वो समझ में आ जाता है अधिकारी कर्मचारियों को कि भाई ये शासक चाहता क्या है, किस दिशा कैसे काम करते हैं देखा है। क्योंकि जब आने वाले थे, नतीजे आने वाले थे, तो जो मायावती ने जो पार्क बनाए थे उनकी सफाई होनी शुरू हो गई थी। सपा के दौरान जो निर्माण हुए थे वो भी साफ होने शुरू हो गए थे। रविंद्र जी, आपके पास में आता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो फेरबदल होता है एक सरकार के कामकाज के लिए कितना जरूरी होता है। कि आमतौर पर हम लोग ये चीज देखते हैं, जैसे कोई सरकार कहीं आती है तो ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा परिवर्तन किया जाता है। होता रहा है, बल्कि पिछले 1.5 दशकों में तो होता ही रहा है आनंद जी। लेकिन हमारे ख्याल से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अभी तक मुख्यमंत्री का जो, जिसको हम लोग पंचम तल बोलते हैं, मुख्यमंत्री के सचिवालय तक का गठन नहीं हो पाया है। क्योंकि शायद वो अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं या उनके लिए अधिकारी का चयन किया जा रहा है, कौन अच्छे अधिकारी। देखिए, अधिकारी अच्छा बुरा नहीं होता है, अधिकारी से कौन कैसे काम ले। अधिकारी तो उस हकीम की तरह है जो नब्ज देख के बता देता है क्या खाया, लेकिन नब्ज देखने, और अधिकारी बहुत चतुर होता है,
तो उसे मालूम है कि कौन शासक है, कैसा व्यक्ति बैठा है, कैसी हनक और धमक है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों में ही अधिकारियों को हड़बड़ाहट महसूस होने लगी है। लोग अपने अपने हिसाब से महसूस कर रहे हैं कि हम हटाए जाएंगे, हम जाएंगे। और जो खास तौर से भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनमें काफी खलबली मची हुई है। तो अभी इन्होंने जल्दबाजी नहीं की है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे भी अधिकारी हैं जो अच्छे अधिकारी होते हैं और अगर आपने कहीं लेवल चस्पा कर दिया है और उनको हटा के किसी कंडम विभाग में डाल दिया तो वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए अच्छे अधिकारियों का इस्तेमाल करें और जो योग्य हैं, जिनमें प्रशासनिक दक्षता है, ऐसे अधिकारियों का विभागों में इस्तेमाल किया जाए। योगी जी ने कहा भी है कि वो देखेंगे, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो आप जाएंगे। तो अधिकारियों को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हिसाब से अपने काम करना होंगे। सबसे खास बात है बायोमेट्रिक सिस्टम करने की भी शुरुआत करने की बात हो रही है। वो हो जाता तो अधिकारी और ज्यादा मुस्तैद हो जाएंगे, ताकि लोग समय से। ठीक है, मोहम्मद अब्बास खान, आपके पास में आता हूँ। इसी दौरान फैसला ये भी लिया कि भाई लाल बत्तियों पर नकेल कस दी जाएगी। अब अगर एक नेता को जिसके पास पोस्ट भी है, लाल बत्ती नहीं मिलती, आप खुद राज्य मंत्री रहे हैं, तो क्या गलत होता है नेता की हनक के लिए या फिर उनका रसूख दिखाने के लिए, या फिर फैसला सही मानते हैं आप ये वाला? देखिए, ये एक अच्छा फैसला है और सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए, लेकिन ये आज ही क्यों इतना मीडिया में बढ़ चढ़ गया? केजरीवाल ने जब किया था उसे ढोंग बताया जा रहा था और आज राष्ट्रभक्ति बताई जा रही है। पेश करने का बताइए ना। केजरीवाल ने ये सब चीजें कर दी थी तो कहा साहब ये तो ढोंगी है, ये तो ढोंगी है, रोज चलता था। आज ये देशभक्ति कैसे हो गई? ये काम तो पहले केजरीवाल ने किया ना, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई नहीं, सैंडल पहनेंगे, तो उन्हें बार बार कहा जा ढोंगी है, ढोंगी है। आज देशभक्ति हो गई। अब ये देशभक्त है, हमारा परिणाम है, होना चाहिए। अगर सार्वजनिक जीवन में जितनी सादगी आए उतना अच्छा है। ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास में आता हूँ। जिस वक्त कर दिया उन्होंने, जी आता हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी आपके पास में आऊंगा कि सीएम आवास में प्रवेश करने से पहले योगी आदित्यनाथ योगी ने वहां पर पूजा करवाई थी। उसको सांप्रदायिक कहा गया कि भाई आप सांप्रदायिक हैं इसलिए आप पूजा पाठ करवा रहे हैं। आप किस नजर से देखते हैं उस चीज को? देखिए अनंत, इस बात पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में धर्म का अपना एक व्यक्तिगत आस्था है। किसी शख्स ने वहां पूजा कराई है, कोई और शख्स होता है वहां पे क्या नाम रामायण कराएगा, कोई शख्स होगा कुरान ख्वानी कराएगा, उसकी अपनी ये निजी आस्था का विषय है। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ योगी जी सब कुछ होने के साथ साथ संत भी हैं, महंत भी हैं और गोरख गद्दी के पीठाधीश्वर भी हैं। तो इस बात को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न किया। लेकिन सर, जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि इस पर रिपोर्ट तंज कसते हैं कि चूंकि वहां पर पहले दलित और पिछड़े रहते थे इसलिए शुद्धिकरण के लिए पूजा करवाई जा रही है, तो ऐसे बयानों को ऊपर कैसे आंका जाए? ये लालू जी का निजी बयान हो सकता है। लालू जी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो अपने बयान की जिम्मेवारी ले सकता हूं। सच्चाई ये बात है कि आज की डेट में कोई भी किसी के भी घर में जब जाते हैं तो पहले पुताई कराते हैं, पूजा कराते हैं। तो वो पुताई कराना, पूजा कराना, चाहे किराए के मकान में जाए चाहे किसी मकान में, हम आप भी यही प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको लेकर के मेरे ख्याल से कोई टीका टिप्पणी हो ये उचित नहीं। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ उनके कामों को लेकर के जरूर टीका टिप्पणी होनी चाहिए। जैसे अभी दिनेश जी ने कुछ बातें कही। दिनेश जी ने कहा कि साहब ब्यूरोक्रेसी हमने चेंज नहीं की। तो 31 मार्च आ रहा है दिनेश जी, अभी रुके रहिए। 31 मार्च तक अगर आप ये ब्यूरोक्रेसी चेंज कर देते तो आपकी सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती, जिन व्यवस्थाओं में आपके अभी और नेता लगे हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूं, 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, और नाम लेकर के कह रहा हूं कि पीएमओ ऑफिस से श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने पूरी लिस्ट बना करके रख दी है। जी, नृपेंद्र मिश्रा जी ने पीएमओ ऑफिस से पूरी लिस्ट बना करके रख दी है और यहां नियुक्ति में दे दी है। 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे घर के बदल डालूंगा टाइप में होगा और उस समय कैमरा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं अभी। तो यहां पर इन सब बड़ी बड़ी बातों को ऐसे मत कहिए जो कि आपको 7 तारीख के बाद वापस लेनी पड़े, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही और देश की सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हमें और आपको हमेशा बहस करनी है, तो ऐसी कोई बात ना करें कल की डेट में हम तंज कसें और आप मुंह छुपाएं। तो हमारा ये है कि 31 मार्च के बाद में 7 अप्रैल तक ये ब्यूरोक्रेसी खूब अच्छे से फेंटी जाएगी, चेंज की जाएगी। 31 मार्च तक चूंकि अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है तो वो काम चल रहा है। खबरें थी दूसरी बात जो मिश्रा, जो पीके सिन्हा जो दोनों हैं वो उन्हीं के हाथ में कमांड रहेगी ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे। दिनेश जी,
बिल्कुल पूरी तरीके से है साहब, पूरी तरीके से है जी। सुरेंद्र जी इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे निपेंद्र मिश्रा ने कोई लिस्ट बनाई हो और सुरेंद्र राजपूत को पहले उसको दिखा ली हो। देखिए इन लोगों को सारी कलाकारी पता है। ये तो उस दल के, अगर मैं आपके दल में होता तो जरूर दिखाई जाती सर। जिनको कलाकारी करनी आती है कि अगर फाइनेंशियल ईयर है तो कैसे पैसे का इधर से उधर, उसमें भी कलाकारी नहीं कर पाए, उसमें भी कलाकारी करने की परेशान हो रही है आपकी पार्टी ने किया। असल बात मजबूत चीजों को दिनेश जी बड़ा परेशान हो जाते हैं। हम परेशान, दिनेश जी अच्छे भले आदमी है, हिस्सा नहीं मिलेगा इसलिए ये थोड़ा सा परेशान है। जो भाई आप परेशान मत होइए, हमें आपको यही रहना है। जो चोर आप चोर पकड़ पुलिस है, माल पकड़ पुलिस दूसरी हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिक्कत उसको होती है, मुंह छुपाने की जरूरत जो चोर होता है, जो बेईमान होता है। इस सरकार चोर और बेईमानों की नहीं है। केंद्र में सरकार चल रही है ना, चल रही कि नहीं चल रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अच्छा, ये चोर और बेईमानों की सरकार कौन सी थी जरा दिनेश जी बताएंगे? करना पड़े और हमेशा आपके जवाब नहीं, ये चोर और बेईमानों की सरकार भारत में कब रही है जरा दिनेश जी बताएं। मैं रहूंगा आपके साथ, मैं रहूंगा सारे सवालों का जवाब देने। नहीं, ये चोर और बेईमानों की सरकारें कब रही हैं जरा दिनेश जी बताएं और तथ्यात्मक रूप से बताएं। हम कह रहे हैं जितने मामले खुल के सामने चोरों की और बेईमानों की सरकार जरा बताएं और चोरों के और बेईमानों के नाम लेकर के बताएं। ये बताने की जरूरत अब नहीं रह गई है। नहीं बताने की जरूरत है। सुरेंद्र जी, और उन चोर और बेईमानों का आपने क्या किया है आपकी सरकार आने के बाद, ये भी जरा बता दें, जरा तथ्यात्मक रूप से क्लियर हो जाए ना कि पिछले 70 सालों में चोरों और बेईमानों की कौन कौन सी सरकार थी और कौन कौन चोर थे और कौन कौन बेईमान थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 6.5 साल की एक सरकार चलाई, जनता शासन में 77 में एक सरकार चलाई, 89 में एक सरकार चलाई, अटल जी की एक सरकार चलाई और 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। उन चोरों और बेईमानों की जो सरकार थी, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे होंगे जैसा आप कह रहे हैं, उन चोर और बेईमानों के जरा नाम लेकर के बताइए कि किन किन लोगों को आपके सवाल के पीछे लौट के आप जैसे जिम्मेवार आदमी से इस तरीके के हल्के जरूरत नहीं है। फिर से बताइए ना। और आपने कानूनन क्या किया है? हम कह रहे हैं ना, आप अगर आप हल्कापन रखना चाहते हैं तो राजनीति में वो आपको मुबारक हो। सरकारें किसकी थी जो घोटाले हुए? चोर और बेईमानों का नाम बताइए। सर आप दोनों घोटाले होते, सर आप दोनों के पास में वापस लौटूंगा। होता क्या है उसमें, होता क्या है जब घोटाले होते हैं उसमें ईमानदारी होती है। के नाम बताइए, सुरेंद्र की है या नहीं? सुरेंद्र जी जो घोटाले होते हैं उसमें सर चर्चा हमारी डिबेट हो रही है। सुरेंद्र जी वापस लौटूंगा। दिनेश जी आपके पास उसी घोटालों की वजह। सुरेंद्र जी, दिनेश जी आप दोनों के पास सर मैं वापस लूंगा। चर्चा हमारी डिबेट बेईमानों के नाम बताइए। ठीक है सुरेंद्र जी, बताने की फिर से जरूरत नहीं, बार बार बताया गया है। सुरेंद्र जी आपको भी पता है। सुरेंद्र जी, दिनेश जी आप दोनों के पास में सर मैं वापस बताइए ना। सबको पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। अभी नई सरकार आई है आपके पास, उस सरकार को चलाइए। पहली बार सरकार चलाने का अनुभव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो रहा है सुरेंद्र जी। हम जहां सरकार में आ रहे हैं वहां बार बार चला रहे हैं। और दिनेश जी, सुरेंद्र जी आप दोनों से सर मेरी दरख्वास्त है कि आपसे तंजबाजी में हम लोग ना उलझें। चर्चा सर, जनता का वक्त भी बहुत कीमती होता है। सुरेंद्र जी सर, जनता का वक्त भी बहुत कीमती होता है। आपसे तंजबाजी में हम लोग ना उलझे सर तो बेहतर होगा। चर्चा का जो हमारा मुद्दा है वो लगातार डिबेट हो रहा है सर। कोई फायदा नहीं है कि आप किसी और विषय पर सवाल पूछेंगे, वो किसी और विषय पर जवाब आएगा। किसके शासन में सबको पता है सुरेंद्र जी, आपको भी पता है। जाइए आप बताइए ना। नहीं पता नहीं आपको। आप किसको चोर कह रहे हैं? नहीं आपको पता नहीं है। के खिलाफ आपने किया, आपको पता नहीं है, आपने किया, आपको पता नहीं है। चलिए ठीक है सर, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगा। रविंद्र जी आपके पास मैं लौटता हूँ कि हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश करें, ठीक है सुरेंद्र जी, चली जाने के सुरेंद्र जी वापस लौटूंगा। चल रही है अभी जांचें चल रही हैं। सर बहुत विनम्र निवेदन आप दोनों से सर मेरा है। सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत जी सर, आपसे खुन्नस निकालने का सर ये मंच नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत हो दिनेश जी से आप पर्सनली बात कर सकते हैं उस चीज को लेकर। जिस मुद्दे के लिए डिस्कशन के लिए आएगा वो करें, हम लोग बेहतर होगा सर। खुन्नस नहीं है, मैं बिल्कुल दिनेश जी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं जी, लेकिन अगर ये इस तरीके के हल्केपन की बात करेंगे तो इनको जवाब देना ठीक पड़ेगा। है सर, आप इसमें कोई हल्कापन नहीं है। किसके शासन में कौन कौन से घोटाले हुए हैं फिर से रिपीट कर। सर घोटालों की हम लोग बात कर लेंगे। तो
दिनेश जी, निश्चित रूप से एडीआर जरूरत नहीं है। दिनेश जी, एडीआर ने एक रिपोर्ट सौंपी है, एडीआर से रिपोर्ट मांगी गई, वो सौंपी है। उन्होंने कहा कि 3 बेहद गंभीर मामले हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री पर चल रहे हैं। 1999 का एक मामला है, 2007 का, 2008 का। अब 1999 वाले मामले की 28 मार्च को सुनवाई भी है। शक ये भी जाता है कि अब खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, गृह मंत्री भी वो हैं, तो ऐसे वक्त में क्या जांच निष्पक्ष रूप से हो पाएगी? क्योंकि सीबीसीआईडी को कल्याण सिंह की सरकार में सौंपी गई थी जांच, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई 99 से अब तक। अनंत जी, निश्चित तौर पर जिसके ऊपर जो आरोप है वो कानूनी कार्रवाई वो अदालत करेगी। उसमें कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में कोई हस्तक्षेप करने नहीं जा रही। जो अदालत का काम है, जो कानून का काम है, कानून और अदालत अपने अपने काम को करने जा रहे हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई केस है तो न्यायालय है ना, न्यायालय अपना निर्णय देगा, उसमें कहां से कोई हस्तक्षेप कर रहा है? ठीक है, किसी भी खिलाफ हो सकता है। रविंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा। सीबीसीआईडी की जो जांच रहती है, सपा के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है कितनी इन्फ्लुएंस हुई, यादव सिंह के मामले में हम लोगों ने देखा है, वही जांच चल रही, वही एजेंसी जांच कर रही है इन मामलों में भी। आप क्या मानते हैं कि प्रदेश में अगर जो मौजूदा सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऐसा मामला आता है तो जांच कहीं से इन्फ्लुएंस होने में कुछ संभावनाएं रहती हैं? देखिए आनंद जी, आमतौर पर ऐसा होता रहा है जी। कि जो सत्ता में होता है, तो चाहे वो सीबीसीआईडी हो चाहे पुलिस हो, वो कहीं न कहीं प्रभावित होकर काम करती है और उस तरीके से उसमें पूरी निष्पक्षता नहीं आ पाती है। जी। तो निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे बहुत से मामलों में कोर्ट की दखलंदाजी जब होती है, कोर्ट जब जांच कराती है, न्यायालय कराता है, तब जाके कहीं जांच सही हो पाती है। वरना अधिकारी अपना बचाव करने के लिए, किस अधिकारी की हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ वो अपनी जांच रिपोर्ट लगा दे कि ये दोषी है? जी। तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि योगी जी के ऊपर 2-3 केस हैं, उन मामलों की जांच कैसे निष्पक्षता से हो, क्योंकि अदालत में भी ये मामला है, तो अदालत को भी देखना होगी कि ये बात तय करना होगा कि कम से कम जो भी जांच हो वो निष्पक्ष हो और न्यायिक तौर से सही हो, और उसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई हो, और दोषी नहीं होते तो उस हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन किसी को आगे चल के जांच के बाद शंकाओं पर, किसी को शंकाओं के लिए किसी के पास मौका नहीं बचना चाहिए कि लोग शंका करें, विपक्ष के लोग कहें कि नहीं साहब उनकी सरकार थी, वो योगी जी को बचा दिया। तो इसलिए जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो, और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, मुख्यमंत्री की भी है कि अपने खिलाफ भी अगर जांच है तो जब पारदर्शिता की बात की जा रही है तो इतनी पारदर्शी हो कि अगर दोषी पाए जाते हैं या कहीं कुछ चीजें हैं तो वो कम से कम उसको स्वीकार करें। उम्मीद सर हम करते हैं हमारा दोष है। जी। और इसे हुआ है। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, आपके पास मैं आता हूं। एक आम नागरिक होने के नाते आप कैसे देखते हैं मौजूदा सरकार को, मौजूदा मुख्यमंत्री को? क्योंकि उनके ऊपर अक्सर आरोप भी लगते हैं कि वे अब तक हिंदूवादी नेता के तौर पर ये स्थापित रहे हैं, अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा अपनी इमेज को बदलना। तो क्या हर वर्ग को संतुष्ट कर पाएगी योगी सरकार? क्या आप कहते हैं इस बारे में? देखिए, इन मुद्दों पर मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। मैं किसी वैज्ञानिक हूं, मैं किसी की बात करूंगा, किसी शिक्षा की बात करूंगा जी। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि एग्रीकल्चर कैबिनेट होना चाहिए और उसका मेंबर सेक्रेटरी कृषि उत्पादन आयुक्त को होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम इस देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम था जी। उसी के तहत इस देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर स्थापित किया गया था। आज 58 वर्ष बीत चुके हैं। अब हमें जरूरत है कि उन पुराने नियमों को बदल करके वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा हो रही है जी, और जो हमारी आज की आवश्यकताएं हैं, उनके दृष्टिगत हमें नए कानून कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम में बनाने चाहिए जी। और इतना ही नहीं, 27 साल पूर्व उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एक एनजीओ के रूप में, सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है, उसका भी एक अधिनियम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद अधिनियम। हाँ। हम कृषि के अलावा और किसी भी बिंदु पर बात नहीं करना चाहेंगे। चलिए ठीक है सर। सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आता हूं कि जो योगी सरकार आई है, सांप्रदायिकता के इसके ऊपर आरोप लगे हैं और ये कहा गया कि भाई राम मंदिर मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो बहुत सांप्रदायिक मुद्दा हो जाता है। कैसे आप देखते हैं कि वाकई में चीजें सांप्रदायिकता से जुड़ी होती हैं वाले, और अब जो सरकार रहेगी वो निष्पक्ष रह पाएगी? देखिए, सरकारें संविधान से बंधी होती हैं और सरकार संविधान से इतर कोई भी काम करेगी तो देश का संविधान बहुत मजबूत है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि सरकार संविधान से इतर काम नहीं कर सकती।
अतीत में सिर्फ एक सरकार, कल्याण सिंह जी की सरकार ऐसी थी जिसने एक हलफनामा देने के बाद दिफाई किया था और उसके बाद वो सरकार बर्खास्त कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसलिए इस पर ऐसी कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी न हो जब तक कोई सरकार असंवैधानिक कार्य न करे। कल मैं महंत ज्ञानदास जी के पास गया था तो एक नई जानकारी, बाबू खान और महंत ज्ञानदास जी मुझे मिले वहां पर, मैं फैजाबाद गया था कल, तो उन्होंने बताया कि 10,142 उन्होंने हलफनामे भेजे थे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह कहा था कि हम लोग मीडिएशन करके आपस में मुद्दा अयोध्या के लोग सुलझा लेते हैं, इसमें बाहरी लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से दिनेश जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को आपस में मुद्दा सुलझाने लेने दीजिए। और ज्ञानदास जी ने जो बात कही कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उस डिसीजन की रोशनी में वो लोग अगर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं तो इसमें बाहरी नेताओं का, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं का हस्तक्षेप ना हो। और वो जो विवादित बयान दे रहे हैं कि मस्जिद सरजू के पार हो और फलानी चीज पाकिस्तान में हो, इस तरीके के विवादों से अब प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। इस मुद्दे का व्यापक हल आप जितनी जल्दी निकाल लेंगे उतनी जल्दी ये सरकार की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा हम करेंगे, दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलकर बात कर लें, मुसलमान से आगे बढ़कर के लोग वाजिब बात है कि दोनों धर्मों के लोग अगर आपस में मिल बैठ कर बातें करें तो एक बेहतर तस्वीर शायद सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तकरीबन एक हफ्ते का वक्त हो चुका है मौजूदा सरकार को और हर काम पर नजर रखी जा रही है। उम्मीद हम करते हैं कि जो वादे जो कहा गया है, संकल्प पत्र में जो कहा गया, वह तमाम चीजें धरती पर भी हम लोग को देखने के लिए, ताकि एक बेहतर प्रदेश की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं वैसा प्रदेश हम लोग को मिल पाए। नमस्कार।